अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, सीफैप 6 ऑडिट के ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए, ऑडिट का एग्ज़ाम जो है ना, सबसे डिफरेंट पेपर है पूरे सीए फाइनल की अगर बात करें तो, और इसको पास करने की टेक्निक भी बिल्कुल डिफरेंट है, राइट? अब सबसे पहले तो इसमें देखें, इसका कोर्स कंटेंट की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही लिमिटेड कोर्स है, छोटा कोर्स है, जो कि आप किसी भी टीचर से पढ़ें बहुत जल्दी कोर्स कवर आपका हो जाना चाहिए। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या आती है कि कोर्स कवर कर लेना इसमें इनफ नहीं है, यानी कि कंटेंट्स पूरे पढ़ लेना आपको आपके लिए इनफ नहीं है पास होने के लिए। तो आपको आपको फिर करना क्या है? देखें, सबसे पहले तो आपने कोशिश करनी है कि विदिन 2 मंथ्स मैक्सिमम अपने इसके लेक्चर्स पूरे कर लेने हैं अपने, ठीक है? अगर अगर आप आज से भी स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको अगले 1.5 टू 2 मंथ्स मैक्सिमम आपको सारे लेक्चर्स खत्म कर लेने हैं। वंस आपने लेक्चर्स खत्म कर लिए, अब आपको क्या करना है? अब आपको सबसे पहले तो जो है ना, देखें, आपको सीफैप 6 के पेपर को जो है समझना पड़ेगा। पेपर जो है ना, वो बहुत ही ज़्यादा थ्योरेटिकल बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, ठीक है? पेपर में ऑडिट के साथ-साथ अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट वो ज़्यादा टेस्ट कर रहा है, ठीक है? तो यानी कि वो किसी भी एक आईएफआरएस को उठाता है और उसके ऊपर आपसे डिटेल में क्वेश्चन पूछ लेता है, राइट? तो अब इसके लिए आपने करना क्या है? देखिए, सबसे पहले तो आपने पूरा पूरा कोर्स आपने पूरा कर लिया। कोर्स करने के बाद आपने एक दफ़ा प्रॉपर पूरा एरिया रिवाइज़ कर लिया, राइट? अब रिवीजन के बाद ना आपने सबसे पहले करने पास्ट पेपर्स जो कि ऑडिट के करने हैं सीफैप 6 के, राइट? अब सीफैप 6 के आपने जो पास्ट पेपर्स करने हैं वो किस तरह से करने हैं? इनिशियली आपने टॉपिक वाइज़ पास्ट पेपर से स्टार्ट करना है। फॉर एग्जांपल, आपने गोइंग कंसर्न का एरिया कर लिया। अब गोइंग कंसर्न के आपने पास्ट पेपर्स जो मुश्किल वाले हैं, देखें, अगर आप क्वेश्चन बैंक देखेंगे या ओवरऑल बुक्स देखेंगे कोई भी, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। तो जो पुराने क्वेश्चंस हैं उनको सबको आपने इग्नोर कर देना है। आपने कोशिश करनी है कि रीसेंट अटेम्प्ट के जो क्वेश्चंस हैं मैक्सिमम सिर्फ वही अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है? और वो लिख कर अटेम्प्ट करने हैं। या बाकी के पेपर्स में मेरी रिकमेंडेशन होती है कि आप चीज़ें लिख के ना भी करेंगे तो भी काम चल जाएगा। लेकिन ऑडिट का एग्ज़ाम ऐसा है कि इसमें आपको लाज़मी लिख कर चीज़ें करनी पड़ेंगी, सो दैट आपको पता लगे कि आपकी जो है वो ड्राफ्टिंग लेवल किस तरह का हो रहा है, ठीक है? तो वंस आपने अपने पास टॉपिक वाइज़ पास्ट पेपर्स पूरे कर लेने, ठीक है? और इसके अंदर भी देखिए, आपने अपने सिलेबस को ना ग्रिड्स के अंदर तोड़ना है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक जो सबसे इंपॉर्टेंट ग्रेड है ना, वो है रिपोर्टिंग की, ठीक है? अब रिपोर्टिंग ऐसा एरिया है कि जो आपके पेपर में कम से कम 20-25 मार्क का होगा, ठीक है? और 20-25 मार्क ये ऐसा कह लें कि ये ऐसे मार्क्स है जो कि ईजी मार्क्स है। ईजी सेंस में, क्योंकि इसमें ऑब्वियस आंसर्स है, ठीक है? तो इसमें आप क्वेश्चन का ऑब्वियस आंसर करेंगे, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो यहाँ से आपने पूरे मार्क्स लेने की कोशिश करनी है, यानी कि मैक्सिमम मार्क्स जो रिपोर्टिंग का एरिया इसमें से लेना है। फिर आपके पास दूसरा एरिया आता है बड़ा, जो कि रिस्क और प्रोसीजर्स है, राइट? अब देखें, रिस्क और प्रोसीजर का जो एरिया ना, ये सबसे मुश्किल एरिया है पूरे ऑडिट के लिए। मुश्किल इस सेंस में क्योंकि इसमें कोई ऑब्वियस आंसर नहीं है। इसमें आपका आंसर सही हो भी सकता है, गलत भी हो सकता है। तो आपको इसमें क्या करना है? आपको इसमें मैक्सिमम पॉइंट्स जो है की तरफ जाना है, ठीक है? यानी सबसे पहले सिनेरियो को अंडरस्टैंड किया, उसके बाद आपके आपके हिसाब से जो मैक्सिमम पॉइंट्स हो सकते हैं ना, वो सारे अपने कॉन्सेप्ट डिलीवर कर देना है अपने आंसर के अंदर, ठीक है? तो आपने प्रिपरेशन भी इसकी इसी तरह से करनी है कि जब भी रिस्क और रिपोर्टिंग का एरिया आपने एक साथ उठा, रिस्क और प्रोसीजर का एरिया एक साथ करना है आपने, पहले रिवाइज पूरा रिवाइज करने के बाद इसके क्वेश्चंस करना शुरू करने हैं और क्वेश्चंस लिख कर करना है, ठीक है? अच्छा, इस तरह आपने पूरा का पूरा अपना ऑडिट रिवाइज कर लिया। इसके बाद भी आपका ऑडिट का कह लें कि ओवरऑल जो तैयारी है वो खत्म नहीं होगी। आप अब आपने इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप में आपने अपने आईएफआरएस रिवाइज करना है। और आईएफआरएस का मतलब ये नहीं कि आप रेड बुक्स उठा के रिवाइज करना शुरू हो जाए। नहीं, आपको सिंपल अपनी जो आपके पास एफएफआर का आपका रजिस्टर है, वो आपने देख लेना है ऊपर ऊपर से, ठीक है? या फिर आपके पास अगर कोई समरीज बनी हुई अच्छी आईएफआरएस की, तो आपने उन समरीज को अच्छे से कवर करना है, ताकि आपके पास आपको एटलीस्ट ना हर आईएफआरएस का जो मेजर मेन जो क्रक्स है ना, वो आपको पता हो, ठीक है? बिकॉज ये आपने कर लिया ना एक दफ़ा, तो ये कि जो वो आईएफआरएस टेस्ट कर रहा है ना आपका ऑडिट के एग्जाम में, तो वो आपके लिए फिर फ्री के मार्क्स हो जाएंगे। बच्चे इसमें हमेशा नॉर्मली स्ट्रगल करते हैं, लेकिन अगर आपके पास आईएफआरएस की ग्रिप आपकी अच्छी है, तो आप क्योंकि देखें, आईएफआरएस से ही प्रोसीजर ड्राइव होता है। कोई भी प्रोसीजर हो, वो उसके बैक एंड पे कोई आईएफआरएस होगा। आप आईएफआरएस में जो काम करते हो वो आप टेस्ट करते हुए जाओ, तो आपका प्रोसीजर अपने आप बन जाएगा। तो आपने ग्रिप इस तरह से लेनी है कि पहले आईएफआरएस को समझना है, आईएफआरएस के हिसाब से फिर प्रोसीजर खुद सोचना है। तो इस तरह से, इस टेक्निक से आप अपने पास चीज़ों को लेके चलेंगे ना इंशाल्लाह, तो ऑडिट का इस आपका एरिया जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो देखिए, मैंने 3 स्टेप बताएँ। पहला स्टेप कोर्स कंटेंट आपको पूरा करना है, कोर्स पूरा करना है। सेकंड स्टेप आपको रिवीजन करना है। थर्ड स्टेप आपको पास्ट पेपर्स करना है। और चौथा स्टेप आपको क्या करना है? चौथा स्टेप आपको आईएफआरएस रिवाइज करना है। अब जब ये सारा हो गया और स्टिल आपके पास टाइम बच गया, तो जो आपके पास जो लास्ट चीज़ है ना, जो आपको पेपर में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है, वो है कि आप एमएस 7 के कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट करके जाएँ। एमएस 7 के ज़्यादा नहीं, एटलीस्ट जो शुरू के एमएस 7 की जो वर्कबुक है, उसमें जो शुरू के 10 क्वेश्चन हैं या 15 क्वेश्चन है, मैं पास्ट पेपर्स की बात नहीं कर रहा, मैं शुरू के क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, बिकॉज वो ऑडिट से ज़्यादा रिलेट करता है। तो उसमें जो अकाउंटिंग वाले एरियाज है, जो प्योर अकाउंटिंग, उनको स्किप कर दें। लेकिन जो ऑडिट के एरियाज हैं, कोशिश
कोशिश करें कि उनको अटेम्प्ट करके जाएँ, बिकॉज़ वो कुछ नहीं कर रहा, वो एमएसए 1 ही जो है वो कॉपी कर रहा है ऑडिट के अंदर, ठीक है? तो इस तरह से अगर आपने ये आखिरी स्टेप भी कर लिया तो आपके लिए समझिए सबसे बेस्ट हो जाएगा और आपका ऑडिट जो है ना वो बहुत ईज़ी पास हो सकता है। बस इन इन सारे स्टेप्स को फ़ॉलो करें, इंशाल्लाह काफ़ी आपको जो है वो आसानी होगी ऑडिट के पेपर के अंदर जब आप अटेम्प्ट कर रहे होंगे। और बाकी जब पेपर अटेम्प्ट करने की बात आई, तो पेपर का अटेम्प्ट करने के लिए आपने कोशिश ये करनी है कि आपका जो है वो सबसे पहले आपने रिस्क का क्वेश्चन उठाना है, ठीक है? 2 ऑप्शन है, या तो रिस्क का क्वेश्चन पहले उठा लें या फिर जो मैंने जो खुद किया था वो मैंने रिपोर्टिंग का क्वेश्चन पहले उठाया था, बिकॉज़ मुझे पता था मेरा रिपोर्टिंग का एरिया सबसे स्ट्रॉन्ग है, तो मैंने रिपोर्टिंग का क्वेश्चन सबसे पहले उठाया। तो आपको जो बेहतर लगे, या तो रिपोर्टिंग या रिस्क, इन दोनों में से कोई एक एरिया आपने पहले उठाना है, बिकॉज़ ये ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा और आपके मार्क्स जो है वो निकल सकते हैं। बाकी का जो ग्रुप ऑडिट का एरिया हो गया या बाकी और जो ट्रिकी एरियाज़ हैं, कोशिश करिएगा कि उनको आखिर में मतलब यानी कि स्टार्ट में बिल्कुल ना उठाएँ, मिड में उठाएँ, ठीक है? तो इस तरह से आपने जो है वो पेपर को अपने अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है और कोशिश ये करनी है कि जब भी क्वेश्चन उठाएँ पेपर में, तो पहले सोचें, कम से कम 2-3 मिनट लगा दें सोचने में, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन जब आपने अच्छी तरह से सोच लिया, आप एक कंक्लूजन पर पहुँच गए, फिर आंसर लिखना शुरू करें। ऐसा नहीं कि आपने क्वेश्चन को पढ़ा, एक आध लाइन पढ़ी और आपके माइंड में जो बात आ गई आपने वही लिख दी। यही सबसे बड़ी वजह यही सबसे बड़ी वजह जिसकी वजह से ना नॉर्मल बच्चा फेल होता है, ठीक है? तो कोशिश यही करनी है कि एग्ज़ाम में को क्वेश्चन को थोड़ा-सा टाइम देना है अपने आप को, ठीक है? और जो है उसको जो मेन क्रक्स है वो समझने की कोशिश करनी है, चाहे 2-3 मिनट लग जाएँ, 4 मिनट लग जाएँ, लेकिन उसके बाद जब आप लिखेंगे ना तो आपको आपसे बहुत जल्दी जो है ना वो लिखा जाएगा। और अभी तो पेपर क्योंकि सीबीई हो गया है, तो आपके लिए टाइपिंग करना वो और ज़्यादा जो है मेरे ख़्याल से ईज़ी है और तेज़ है एज़ कम्पेयर टू योर हैंडराइटिंग। तो इसलिए आप जो है ना वो सोचने में टाइम लगा सकते हैं, यू कैन अफोर्ड टू थिंक, ठीक है? तो ये बस क्योंकि आपकी थिंकिंग जो है ना यही आपको नॉर्मली ऑडिट के अंदर पास कराएगी। अगर आपने जल्दबाज़ी कर दी और क्वेश्चन को गलत पिक कर दिया, तो आप पूरे मार्क्स लूज़ कर जाएँगे, राइट? तो इंशाल्लाह इस टेक्निक को फ़ॉलो करें, होपफुली आपके लिए जो है वो आसानी होगी।